नमस्कार साथियों, मैं विजय कुमार स्वागत करता हूं आपका माय विद्यालय यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने अभी तक के अक्षांश रेखाओं के बारे में देखा, आज हम जानेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में। तो चलिए देखते हैं देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं कैसी होती हैं? तो यहाँ देखेंगे कि देशांतर रेखाएं कुछ इस तरह से हम एक ग्लोब बना लेते हैं, या फिर पृथ्वी कैसी हमारी गोल है इस तरह से, तो पृथ्वी हमारी इस तरह से कैसी है, गोल है, ग्लोब की तरह है। और ये इसका ध्रुव है, पृथ्वी का ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। पृथ्वी के जो दोनों ध्रुव है, तो ध्रुव से ध्रुव को मिलाने वाली रेखा है, जो ध्रुव है, इन ध्रुव को ध्रुव से मिलाने वाली रेखाओं को क्या बोलते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं। देशांतर रेखाएं किसे कहेंगे? ध्रुव से ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। तो पहली लाइन इनके लिए, ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखा कहते हैं। ये जो देशांतर रेखाएं हैं, आप देख रहे हो कि ये देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर क्या हो रही है? मिल जा रही है। देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर मिल जा रही है, उत्तरी ध्रुवों पर भी मिल रही है और दक्षिणी ध्रुवों पर मिल रही है। तो यह ध्रुवों पर मिलती है, तथा जब विषुवत रेखा के पास में आती है, देखो विषुवत रेखा के पास में आती है, तो ध्रुव से विषुवत रेखा के पास में आने पर इनके मध्य की दूरियां क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। तो ध्रुवों पर मिलती है, तथा ध्रुव से विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के पास में आने से क्या हो जाती है? इनके बीच की लंबाई बढ़ती जाती है। तो देखो, ध्रुवों पर एक जगह मिलती है। तीसरी बात, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर चलने पर इनके बीच की दूरी अधिकतम होती है। विषुवत रेखा से भूमध्य ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलने पर इनके मध्य की दूरी अधिकतम होती है। अब ये दूरी कितनी होगी? तो 111.32 किलोमीटर की। विषुवत रेखा पर इनके बीच की अधिकतम दूरी 111.32 किलोमीटर की होती है। ये सभी जो रेखाएं हैं, सभी की सभी देशांतर रेखाएं, इनकी लंबाइयाँ समान होती हैं। सभी देशांतरों की लंबाइयाँ समान होती है। और इसी कारण से कि किस देशांतर को मुख्य देशांतर कहे, मतलब इसमें से कौन से देशांतर को मेन देशांतर माने, ये कह पाना मुश्किल हो गया था। तो इसके लिए हमने एक जगह ली जिसका नाम था ग्रीनविच। ग्रीनविच जगह का नाम है ग्रीनविच। और इस ग्रीनविच से हमने मापा, ये लंदन की एक जगह है, लंदन की एक वेधशाला है। ये लंदन की एक वेधशाला है, और ग्रीनविच वो जगह थी जहाँ से हमने देशांतर रेखाओं को मापना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। तो देशांतर रेखाओं को हमने कहाँ से मापा है? ग्रीनविच से मापा है, लंदन वेधशाला से मापा है। सभी देशांतरों की जो लंबाइयाँ होती है समान होती है। इसी कारण से कह पाना मुश्किल था कि देशांतरों के बीच की जो दूरियाँ है या कौन सी देशांतर मुख्य होगी, ये कहना पॉसिबल नहीं था। ध्रुवों के मध्य, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलने पर इनके मध्य की दूरी अधिकतम होती है। कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर। लेकिन ध्रुवों पर क्या होगी? शून्य होगी। कई बार अगर पूछ ले कि ध्रुवों पर इनके बीच की दूरी होगी, कैसी होगी? शून्य होगी।
और ये क्या करती है, तो ये पूर्वी, जैसे हमने अक्षांश रेखाओं को देखा तो अक्षांश रेखाएं कैसी थी, इस तरह से अक्षांश रेखाएं ये उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांट रही थी, गोलार्ध में। अब ये बाटी कैसी, तो इधर वाले भाग को पूर्वी गोलार्ध कहते हैं, पूर्वी गोलार्ध, और जो इधर का भाग है इसे पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। इधर वाले भाग को जो 0 डिग्री लाइन है, इस 0 डिग्री लाइन से जो इधर का भाग है यानी जो दाहिनी ओर का भाग है इसे पूर्वी गोलार्ध कहते हैं, और जो बाईं ओर का भाग है इसे पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। इसे भी लिख लेते हैं, तो लिख लो ग्रीनविच से ग्रीनविच को, इसको प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा, इसे प्रधान मध्याह्न रेखा, यानी ग्रीनविच से प्रधान मध्याह्न रेखा। यहाँ से जब हम पूर्व की ओर चलते हैं, यानी हम दाईं ओर चलते हैं, ग्रीनविच से दाईं ओर चलने पर पूर्वी देशांतर कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं, पूर्वी देशांतर कहा जाता है। और इसी प्रधान मध्याह्न रेखा या ग्रीनविच से बाईं ओर चलने पर पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। मैंने अभी लिखवाया, अभी ऊपर ग्लोब में भी मैंने बताया कि ग्रीनविच कहाँ का शहर है, लंदन का शहर है, वहाँ की वेधशाला से लिया गया है। और इस ग्रीनविच से अगर हम पूर्व की ओर चले या फिर हम इसके दाईं ओर चले तो इसे पूर्वी गोलार्ध या पूर्वी देशांतर कहेंगे, और इसके बाईं ओर चले तो इसे पश्चिमी देशांतर कहते हैं। इसी तरह से भारत की बात की जाए तो देखो, भारत अगर ग्लोब में देखें हम, इस तरह से मैं इस ग्लोब को ऐसा बना दूं तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 0 डिग्री लाइन, मैंने ग्लोब को पूरा ऐसा कर दिया और ये 0 डिग्री लाइन, और 0 डिग्री लाइन से नहीं आ रहा है इधर, चलो ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। नीचे आ रहा है, ठीक। देखो दिखाई दे रहा है सारी चीज़ें। अगर ग्लोब पर हम इस तरह से माने, ये नक्शा है वर्ल्ड का, इस नक्शे में अगर हम माने तो ये हमारी 0 डिग्री लाइन, जो खड़ी खड़ी लाइनें हैं ये कैसी है, तो इसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। जो आड़ी वाली लाइनें हैं इसे अक्षांश रेखा कहते हैं। 0 डिग्री लाइन से जब हम ऐसे पूर्व की ओर चलेंगे तो 180 रेखाएं खींच सकते हैं। कितनी? 180 डिग्री तक जाती हैं। और यहाँ से हम जब पश्चिम की ओर चले, इस 0 डिग्री लाइन से पश्चिम की ओर चले तो यहाँ पर भी कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? 180 रेखा खींच सकते हैं। चलो इसे देख लेते हैं। ग्रीनविच से पूर्व की ओर 180 एवं पश्चिम की ओर 180 देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं। अब क्या होगा, जब अगर मैं इसे देखूं तो ये तो एक प्रकार का नक्शा है वर्ल्ड का, और ये हमारी देशांतर रेखा है। अगर 0 डिग्री से खींचेंगे तो इधर पूर्व की ओर 180 रेखाएं खींच सकते हैं, पश्चिम की ओर 180 रेखाएं खींच सकते हैं। और जब इन दोनों को हम ऐसा मिलाएंगे, ऐसे गोल बनाएंगे, तो ये जो 180 है ना, 180 ये दो ना होते हुए कैसी हो जाएगी, एक दूसरे पर ओवरलैप कर देगी। तो इस तरह से 180 डिग्री जो देशांतर रेखाएं होती है सिर्फ एक होती है।
तथा 180 देशांतर रेखा एक ही होती है और इसी 180 देशांतर रेखा को हम तिथि रेखा भी कहते हैं। इसे भी लिख लो, 180 देशांतर रेखा को, दिखाई दे रहा है ना, रेखा को तिथि रेखा भी कहते हैं। तिथि रेखा भी नहीं, तिथि रेखा कहते हैं। क्या होता है, जो प्रधान मध्याह्न रेखा है इससे 180 रेखा इधर खींची गई है, 180 रेखा इधर खींची गई है, दोनों को मोड़ेंगे तो 180 एक दूसरे पर क्या कर जाएगी, ओवरलैप कर जाएगी और इस तरह से 180 जो देशांतर रेखा है ये कोई भी नहीं, सिर्फ एक देशांतर रेखाएं होगी। तो देख लो टोटल देशांतर रेखा होगी कितनी। तो देखो ये अगर मैं 0 लूँ तो 0 को छोड़ दूँ तो 180 इधर है, 180 इधर है। इस तरह से हम ग्लोब बना ले। अगर हमने ये 0 डिग्री लाइन बना दी, 0 डिग्री लाइन जिसे हम प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं, यही रेखा ग्रीनविच से खींची गई है जो कि लंदन की एक वेधशाला है। यहाँ से हम पूर्व की ओर इस तरह से पूर्व की ओर 180 देशांतर रेखाओं को क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। और इधर पश्चिम की ओर इधर भी हम क्या कर सकते हैं, 180 देशांतर रेखाओं को क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं और हमारा इस तरह से ग्लोब बन के तैयार हो जाएगा। अब ये जो 180 देशांतर रेखा है ये कोई नहीं कोई एक रेखा है। तो अगर मैं खींचूं तो 0 डिग्री एक रेखा ये हो गई। इनकी संख्या, देशांतर रेखाओं की संख्या, ये मैं बात कर रहा हूँ कितनी होती है। तो 0 डिग्री एक है, एक को छोड़ने के बाद में 1 अंश, 2 अंश, 3 अंश, तो ऐसे देखे जाए तो कितनी 180 और 180 सिर्फ एक ही है 180। तो इधर 180 खींची गई और इधर 180 खींची गई है, ये कहा है मैंने। लेकिन 180 तो सिर्फ एक ही है, उसे अगर मैं छोड़ दूं तो 179 इधर है और इधर भी कितनी है 179 है। तो देखो 0 डिग्री ये एक रेखा हो गई, 180 डिग्री ये एक रेखा हो गई, 2 रेखा ये हो गई और 179 रेखा इधर फिर खींची हुई है और 179 ये है। सभी को आप गिन लो तो ये 180 बन जाती है और इसे उठाकर ये 180। तो 180 प्लस 180 कितनी हो जाएगी, 360 रेखा। यानी पूरी पृथ्वी 360 देशांतर रेखाओं से घिरी हुई है। तो कितनी है इनकी संख्या, 360 इन देशांतर रेखाओं की संख्या है। समझ में आया होगा। तो देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, 360 टोटल देशांतर रेखाएं हैं। अब पृथ्वी अपने अक्ष पर, मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक बार घूर्णन गति कर लेती है। तो अपने अक्ष पर पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो 24 घंटे में होती है। यानी 24 घंटे में 300 अंश क्या कर लेती है, पृथ्वी घूम जाती है। तो देखो समय कैसे मापा जाता है, समय या फिर 360 डिग्री जो है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 360 डिग्री को 24 घंटे में घूम लेती है। तो देखो 360 अंश को पृथ्वी कितने घंटे में, 24 घंटे में घूम लेती है। तो 24 घंटे, घंटे को मैं मिनट में बदलूं तो 1 मिनट में 60, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 24 घंटे में कितने, इतने मिनट हो जाएंगे। तो ये इतने मिनट हो गए। तो यहाँ से मैं 1 डिग्री तक, मतलब सूर्य की किरण एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाने में कितना समय लगेगा, मतलब 360 टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या है, जिसमें सूर्य या 360 देशांतर रेखाओं को पार करने में सूर्य को 24 घंटे का समय लगता है। अगर इसको मिनट में तब्दील करूं तो 24 घंटे और ये 60 मिनट। अब यहाँ पर एक देशांतर तक जाने में सूर्य की किरणों को कितना समय लगेगा, तो
24 गुणित 60/360, 0 से 0 कट जाएगा, ये कटेगा 6 बार, 6 चौक 24, और अगर ये मिनट में तब्दील हो गया तो 4 मिनट। यानी मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि सूर्य की किरण को एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाने में 4 मिनट का समय लगता है। सूर्य की किरण को एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाने में 4 मिनट का समय लगता है। कितना लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। इस बात को आपको याद रखना है। कितना लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। और इन दोनों देशांतरों के बीच की अधिकतम दूरी की जानकारी किसने दी थी? गोरे ने दी थी। तो इस बात को भी याद रखना कि देशांतरों की अधिकतम दूरी जो कि 111.32 किलोमीटर है एक देशांतर से दूसरे देशांतर, इसकी जानकारी किसने दी थी? गोरे ने दी थी। गोरे नामक व्यक्ति ने दी थी। अब मैंने अभी बताया कि ये देशांतर रेखा है। अक्षांश रेखा कैसी? जो इस तरह से अक्षों से चले, ठीक है, इस तरह से वृत्त बनाए, ठीक है, इस तरह से वृत्त बनाती हुई चली जाए, इस तरह से जी। अब ये जो वृत्त बनाती हुई चली जाए तो 0 डिग्री ये हमारी अक्षांश रेखा है, जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा, जिसे हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। और ये हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री, जिसे हम प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। ये 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा और 0 डिग्री भूमध्य रेखा, जिसे हम 0 डिग्री कहते हैं, ये दोनों रेखाएं आपस में कहाँ मिलती है? तो अटलांटिक महासागर में मिलती है। तो इस बात को भी लिख लेना, 0 डिग्री लॉ कौन से इसमें डाला है? नहीं भरा आपने, इसको मत भरना, उसको रहने दो, उसे दे दो। 0 डिग्री 0 अंश अक्षांश एवं 0 अंश देशांतर रेखा कहाँ पर काटते हैं? तो 0 अंश अक्षांश और देशांतर अंध महासागर में, अंध महासागर यानी अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर में क्या करते हैं? काटती है। इसे अटलांटिक महासागर, इसकी आकृति कैसी है? तो इसकी आकृति एस की तरह है। मैं पढ़ाऊंगा कि अटलांटिक महासागर की आकृति कैसी है। एस आकार की इसकी आकृति है, रहने दो। इस आकार की इनकी क्या है? आकृति है। तो 0 अंश अक्षांश और 0 अंश देशांतर रेखा अंध महासागर में क्या करती है? काटती है। और प्रधान मध्याह्न रेखा। अब करते हैं बात, इसमें देखो कर्क रेखा, मकर रेखा और संक्रांतियाँ कौन कौन सी होती है। मैंने कल बताया था आप लोगों को कि सूर्य पृथ्वी से सबसे नज़दीक हो तो उसे क्या कहेंगे? अपसौर और उपसौर की घटना। मैंने बताया था अपसौर और दूसरा बताया था उपसौर की घटना। इस चीज़ को समझ लो। इसमें क्या है? पृथ्वी सूर्य के सबसे निकटतम दूरी पर, इसमें उपसौर में पृथ्वी सूर्य के सबसे निकटतम दूरी पर होती है। कब होती है? तो ये होती है 3 जनवरी को होती है और 4 जुलाई को यह अधिकतम दूरी पर होगी। ठीक, इसे आप लोगों को क्या करना है? याद रखना है। संक्रांतियाँ क्या कौन कौन सी होती हैं? जैसे संक्रांति
संक्रांति का मतलब होता है कि सूर्य किस रेखा पर स्थित है। तो संक्रांति दो तरह की होती है, एक होती है मकर संक्रांति और दूसरी होती है कर्क संक्रांति। कर्क और मकर संक्रांति। सूर्य जब कब हो, उत्तरी गोलार्ध में हो, उत्तरी गोलार्ध में हो। सूर्य जब उत्तरी गोलार्ध में होता है तो उसे कर्क संक्रांति कहते हैं। और ऐसा दिन कब आता है तो 21 जून को आता है। 21 जून वो समय है जहाँ पर कर्क संक्रांति होती है। और इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है। मकर संक्रांति कब आती है तो मकर संक्रांति आती है 22 दिसंबर को मकर संक्रांति में मनाते हैं, जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है। जब सूर्य कब कहाँ होता है, दक्षिणी गोलार्ध में होता है, तो 22 दिसंबर को मकर संक्रांति मनाई जाती है। 22 दिसंबर को इस दिन दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध का कौन सा दिन होगा, ये सबसे बड़ा दिन होगा। अब देखो, जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है, ये घटना क्यों होती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री क्या है, झुकी हुई है। झुकी होने के कारण ये दिन कैसे होते हैं, बड़े और छोटे होते हैं। सूर्य कभी उत्तरायण होता है तो कभी दक्षिणायन होता है। 6 महीना सूर्य उत्तर दिशा में चले जाता है, मतलब उत्तरायण हो जाता है। तो सूर्य की जो किरणें हैं ये जब उत्तर दिशा की ओर होती है तो यह सूर्य का उत्तरायण होना होता है। यहाँ पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कर्क रेखा होती है, तो सूर्य कर्क रेखा की कैसे हो जाता है, सीधे सम्मुख हो जाता है, जो कि 21 जून को होता है। और यहाँ पर दिन बड़े हो जाता है क्योंकि दिन जल्दी निकल आता है और लेट तक डूबता है। वहीं अगर बात करें कि यही 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा और रातें कैसी होगी, बड़ी। तो रातें बड़ी कब होगी, जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होगा, और यहाँ पर रातें कैसी होगी, 21 जून को बड़ी होगी। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी मकर संक्रांति यानी मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं। और ये कब आता है तो 22 सितंबर को आता है। ठीक है। 22 सितंबर के दिन यहाँ पर क्या होगा, 22 दिसंबर 22 दिसंबर के दिन सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएगा, जिससे यहाँ पर दिन बड़े और रातें छोटी हो जाएगी। यहाँ पर जस्ट उसके विपरीत हो जाएगा, रातें बड़ी और दिन छोटे हो जाएंगे। तो ये तो हुआ। और एक होता है विषुव क्रांति, यानी जब इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा के नज़दीक हो, जब सूर्य, क्योंकि ये भूमध्य रेखा के भी स्थिर होगा, मतलब भूमध्य रेखा के समानांतर अगर सूर्य हो जाएगा तो उसे विषुव क्रांति कहते हैं। विषुव क्रांति या इक्वेटर क्रांति कहते हैं। ये 2 तारीख को होती है, 23 सितंबर और 21 मार्च। 21 मार्च और 23 सितंबर का वो दिन है जब विषुव क्रांति होती है। इस दिन सूर्य, दिन और रात जो होते हैं, पृथ्वी पर दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। तो विषुव क्रांति के समय दिन व रात बराबर होते हैं। तो ये याद रखना है कि दिन और रात कब बराबर होंगे, 23 सितंबर और 21 मार्च को। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति मनाई जाती है
21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन कैसा हो जाएगा? बड़ा। 22 दिसंबर को मकर संक्रांति मनाते हैं, तो दिन कैसा हो जाएगा यहाँ पर? बड़ा। कब? दक्षिणी गोलार्ध में। विषुव क्रांति, जब दिन और रात कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, तो उसे विषुव क्रांति के रूप में मनाते हैं। इसमें क्या होता है? जो सूर्य होता है ये विषुवत रेखा कैसे होता है? समानांतर होता है, तो इसे विषुव क्रांति कहते हैं। मिटाने का कहाँ है? अच्छा, इधर है। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि सूर्य ग्रहण क्या है। सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण क्या है? सूर्य ग्रहण जब पृथ्वी और सूर्य के बीच सूर्य और पृथ्वी के मध्य कौन आ जाए? चंद्रमा आ जाए। क्या होता है? जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य में कौन आ जाए? चंद्रमा आ जाए, तो उसे क्या कहेंगे? सूर्य ग्रहण कहेंगे। क्योंकि सूर्य की जो रोशनी है ना, पृथ्वी पर पड़ नहीं पाती है, और ये सिर्फ किस पर पड़ती है? चंद्रमा पर पड़ पाती है, और सूर्य का सिर्फ कुछ भाग दिखाई देता है। तो यदि सूर्य का कुछ भाग दिखाई दे, किसका? सूर्य का। पहली बात होगी कि सूर्य का कुछ भाग दिखाई दे तो उसे आंशिक ग्रहण कहते हैं। आंशिक सूर्य ग्रहण किसे कहेंगे? जब सूर्य का कुछ भाग, जब सूर्य का कुछ भाग दिखाई दे, कुछ भाग दिखाई दे, तो उसे आंशिक। उसके बाद में यदि पूरा सूर्य क्या हो जाए? पूरा सूर्य ढक जाए, जब पूरा सूर्य ढक जाए तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है। और ये पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है? सिर्फ और सिर्फ अमावस्या के दिन होता है। कब होता है? अमावस्या के दिन पूर्ण सूर्य ग्रहण। इसे लिख लो, पूर्ण सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। जब अमावस्या होती है उसी दिन। क्यों? क्योंकि चंद्रमा अगर पृथ्वी के इधर होता तो सूर्य की रोशनी उस पर पड़ सकती थी। अभी चंद्रमा के पीछे वाले भाग पर सूर्य की रोशनी पड़ती है, जिसके कारण चंद्रमा का कोई भी रिफ्लेक्शन पृथ्वी पर नहीं आ पाता है, इसीलिए सूर्य ग्रहण। अब आता है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण समझ गए होंगे। एक बात याद रखना, पृथ्वी और सूर्य के बीच में कौन आ जाए? चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण होता है। आंशिक सूर्य ग्रहण कब होता है? जब कुछ भाग सूर्य का दिखाई दे और कुछ ना दिखाई दे। पूर्ण सूर्य ग्रहण, जब पूरा भाग सूर्य का न दिखाई दे तो पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण सिर्फ अमावस्या के दिन होता है। ठीक है, समझ पाए। चंद्र ग्रहण किसे कहेंगे? तो चंद्र ग्रहण में क्या होता है? सूर्य और चंद्रमा के बीच, चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा के मध्य कौन आ जाए? पृथ्वी आ जाए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कौन आ जाए? पृथ्वी आ जाए, तो इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। याद रखना, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो इसे लिख लेना, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है। तो चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा का दिन होता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि जब पूर्णिमा हो उस दिन चंद्र ग्रहण होगा, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन आएगा, ये पॉसिबल है, लेकिन पूर्णिमा जब भी हो, पूर्णिमा अलग अलग प्रकार की होती है, लेकिन चंद्र ग्रहण उस दिन होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन चंद्र ग्रहण जब भी होगा वो पूर्णिमा के दिन आएगा। चीज़ें समझ पाएँ? जो चंद्र ग्रहण और ये सूर्य ग्रहण वाली समस्या आप लोगों को समझ में आई होगी।
तो मैं आज की क्लास को यहीं तक रखता हूँ। कल हम देखेंगे समय रेखा जोन कि कौन कौन से समय रेखा जोन हैं, मानक समय कैसे लिया गया है, मानक स्टैंडर्ड समय कैसे लिया गया है, तिथि रेखा क्या है, इन सभी चीज़ों को जानेंगे और आगे देखेंगे। इसी तरह से आप बने रहिए हमारे साथ में। आज हम देशांतर रेखाओं को पूरा खत्म कर चुके हैं। इसी देशांतर रेखाओं पर हम समय रेखा और तिथि रेखा दोनों रेखाओं को पढ़ेंगे। तो बने रहिएगा। ओके, थैंक यू। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो। ओके, थैंक यू।